हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 35 को। इससे पहले हम लोगों ने 34 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है और यदि आप में से किसी ने पहले के मॉक टेस्ट को नहीं देखा है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को, सीरीज को नहीं देखा है, तो ज़रूर जा करके देख लें। यहाँ जितने भी प्रश्न को संकलित किया गया है आप लोगों के लिए बनाया गया है। निश्चित रूप से सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ दरोगा परीक्षाओं के लिए बल्कि पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी के स्टूडेंट्स भी इस प्रश्नों को नियमित रूप से अभ्यास किया करें, क्योंकि भले ही 5 विकल्पों के साथ यह प्रश्न सेट ना किया गया हो, लेकिन दरोगा के साथ साथ बीपीएससी परीक्षा के लिए भी ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से उच्च न्यायालय के किन 2 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरू के 2-3 प्रश्न क्या करते हैं कि करंट अफेयर से सेट करते हैं, तो आज का यह प्रश्न भी क्या है कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है अपने पास। विकल्प ए उज्ज्वल भुइयां और वेंकट नारायण भट्टी, विकल्प बी शशिकांत शर्मा और राजीव महर्षि, विकल्प सी बीएन कौल और विनोद रॉय, विकल्प डी टीएन चतुर्वेदी और बीके शुंगलू। यहाँ पर विकल्प ए सही जवाब है कि उज्ज्वल भुइयां और वेंकट नारायण भट्टी ये उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कि नियुक्त हुए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां, याद रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसबी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कि नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। दोनों का नाम याद रखेंगे। और जो उज्ज्वल भुइयां हैं ये कहाँ के हैं, तो तेलंगाना हाई कोर्ट के, और वेंकट नारायण भट्टी यह केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। अब यह सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किसके द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विकल्प बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, विकल्प सी ऑक्सीफैम इंटरनेशनल द्वारा, विकल्प डी विश्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 53 नंबर है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसकी एक पहल है? जापान की, अमेरिका की, जर्मनी की या भारत की? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, भारत की। ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है ये किसकी पहल है? तो भारत की एक पहल है। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि E20 यानी एथनॉल 20 वाला जो पेट्रोल है अब खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा और 2025 तक पूरे देश भर में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि भारत इसका नेतृत्व करेगा। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत इसकी पहल कर रहा है। और किसके किसके सहयोग से यह पहल किया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्राज़ील के समर्थन से भारत इस पहल को लेकर के आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्राज़ील के सहयोग से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कि इस पहल को आगे बढ़ा रहा है भारत। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की यदि बात करें तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
55 पर 55 नंबर प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी संबंध है। बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? विकल्प ए 1857 की क्रांति से, विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन से, विकल्प सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, विकल्प डी असहयोग आंदोलन से। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा विकल्प ए 1857 के विद्रोह से संबंधित है शेख भिखारी। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उससे पहले ही शेख भिखारी काफ़ी लड़ाई लड़ चुके थे। यह झारखंड के, वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंततः हंसते हंसते अंग्रेज़ों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई। चलिए उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 हमारा प्रश्न कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम प्रस्तावित हुआ उसमें संघीय प्रणाली कैसे थी? विकल्प ए अखिल भारतीय संघ, विकल्प बी भारत संघ, विकल्प सी संयुक्त भारत, विकल्प डी भारतीय परिसंघ। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली जो थी वह अखिल भारतीय संघ जैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है अखिल भारतीय संघ के तरह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित भारत का जो संघीय प्रणाली था अखिल भारतीय संघ की तरह था। यहाँ पर और भी जानकारी मैं थोड़ी बहुत आपको दे दूँ कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने का जो प्रथम कोशिश है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ही किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को प्राप्त किया और इसमें द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था। दो स्तर का मतलब प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर पर द्विस्तरीय हुआ। इस समय एक लिखित संविधान का भी निर्माण किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया था जिसमें 321, याद रखिएगा 321 संविधान थे। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है और 10 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितने थे? 10 और अनुच्छेद कितने थे? 321। इसके अलावा हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भी समावेशन किया गया था। ठीक है, इतनी सारी बातें ध्यान में रखेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील कौन सी है? तो कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु में, ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल क्या है? तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल एक कृत्रिम झील है। कह रहा है कि कौन सा कृत्रिम झील है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, जैसा जानते हैं कि यह भी एक झील है। और कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में कहाँ? डिंडीगुल जिला का नाम है और कोडाईकनाल शहर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1863 में मदुरै के पूर्व कलेक्टर सर बेरी हेनरी के द्वारा जो है कि किया गया था। आंध्र प्रदेश का कोलूरी झील जो है, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में निर्मित किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या कहता है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का निष्कासन करता है? NH3 का, CH4 का, H2O का, H2O2 का। यहाँ विकल्प सी जी बिल्कुल सही जवाब होगा कि जल का यानी H2O का निकास करती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन जो होता है वह किसका निकास करती है? तो जल का निकास करता है, H2O का। हाइड्रोजन वाहन एक ऐसा वाहन है जो चालन शक्ति के लिए हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के तौर पर करता है। ईंधन सेल जिसमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट के रूप में पानी का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेंट के रूप में पानी का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में जल यानी H2O जो है कि का निष्कासन करता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 हमारा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समाज के सबसे बड़ी व्यवस्था क्या होगा? विशेषता क्या होगा? तो कृषि व्यवसाय। ग्रामीण क्षेत्र में भले ही अन्य व्यवसाय भी शामिल हो चुका है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी सबसे अधिक
यदि कोई काम किया जाता है 70 से 75%, तो कृषि कार्यों पर ही वहाँ किसान निर्भर रहते हैं, कृषि कार्य ही कर रहे होते हैं। तो ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था कृषि है, सबसे बड़ी विशेषता कृषि है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी होती है। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 हमारा प्रश्न क्या कहता है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। ये कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प ए बैड्रेट रसल, विकल्प बी लियो टॉल्स्टॉय, विकल्प सी एल्बर्ट आइंस्टीन, विकल्प डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर किसी साधारण व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है, बहुत महान व्यक्ति ने कहा है, और वो कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। ये कथन किसका है, एक महान व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टीन का है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौने ग्रह है। तो बौना ग्रह कौन सा है आपको बताना है, नेपच्यून, टाइटन, एरिन और हाइड्रा। इन चार में से बौना ग्रह कौन है, विकल्प सी यहाँ पर है, बिल्कुल सही। एरिस जो है, एरिस जो है यह बौना ग्रह है। बौना ग्रह में सबसे बड़ा बौना ग्रह यदि पूछ देगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, एरिस हो जाएगा। बौना ग्रह में क्या है, सबसे बड़ा बौना ग्रह एरिस, समझ गए। अब आइए चलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून जैसा आप लोग जानते हैं कि वरुण का अंग्रेजी नाम नेपच्यून है, वरुण ग्रह का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, इसका नाम ट्राइटन है, ट्राइटन, ठीक है। और टाइटन भी आ जाता है कभी कभी, तो टाइटन शनि का उपग्रह है और ट्राइटन नेपच्यून का यानी वरुण का। उसके बाद यहाँ टाइटन तो है, टाइटन जो है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो गया, और नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन, और एरिस तो आप देख ही रहे हैं यह सबसे बड़ा बौना ग्रह है। अब हाइड्रा के बारे में भी जान लेते हैं, याद रखिएगा सभी बातों को। सबसे बड़ा तारामंडल, आपसे क्या पूछेगा, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल जो है वह हाइड्रा ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। तो भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन कुछ ही समय के लिए, थोड़े समय के लिए ऋण देता है तो उसको क्या कहते हैं। विकल्प ए रेपो रेट, विकल्प बी रिवर्स रेपो रेट, विकल्प सी बैंक रेट या बैंक दर, विकल्प डी नगद आरक्षित दर। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब कोई किसी बैंक को आरबीआई अल्पकालीन ऋण देता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। तो सबसे पहले बैंक रेट और रेपो रेट में ना काफ़ी कन्फ्यूजन होता रहता है, तो हम लोग बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है इस बात को सबसे पहले समझेंगे। रेपो रेट जो होगा इसका ठीक उल्टा रिवर्स, रिवर्स का मतलब ये होता है उल्टा, तो रिवर्स उल्टा चलेगा तो रिवर्स रेपो रेट करेंगे। तो जब आरबीआई प्रतिभूतियां खरीद कर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है तो इस स्थिति को रेपो रेट कहते हैं। यानी आरबीआई द्वारा नकदी की कमी की स्थिति में कॉमर्शियल बैंकों को जो उधार देता है, इस उधार दिए गए धन को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और बैंक रेट तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन कुछ समय के लिए, कम ही समय के लिए जब ऋण प्रदान करता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। और जब कभी भी वाणिज्यिक बैंकों से उधार ले लेता है आरबीआई तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 हमारा क्या कहता है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्न में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। तो संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को विकल्प ए राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है और नियुक्त कर सकता है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है राजपत्रित अधिकारियों को, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए भारत के राष्ट्रपति। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है, नियुक्त भी कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है। यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि अनुच्छेद 310 और 311 के अनुसार केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की
नियुक्ति और बर्खास्तगी पदच्युति राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों, भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के सदस्य इत्यादि की नियुक्ति और बर्खास्तगी भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 हमारा क्या कहता है भैया जी? 64 का कहना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों की प्रविष्टियों में मौजूदा कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लक्षण दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। अब यहाँ पर कमजोर नज़र, यानी आँख से आप कमज़ोर हैं देखने के मामले में, तो विटामिन ए खाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब है अरक्तता, जैसा कि जानते हैं कि खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। अरक्तता बोलिए या खून की कमी कहिए, एक ही टाइप का है। तो यह आयरन का गोली लेना है और अरक्तता दूर करना है, ठीक ना। आयरन की कमी जब शरीर में होती है तो इसी समस्या को क्या बोलते हैं? अरक्तता। उसके बाद त्वचा की समस्या। यदि आप त्वचा की समस्या ना जाने ना तो विकल्प डी को ध्यान में दीजिएगा। हड्डियों का टूटना जो होता है, हड्डियों का जो मुख्य क्या कह सकते हैं घटक है, तो वह कैल्शियम और फास्फोरस हुआ करता है। तो हड्डी टूटेगा कैसे? कैल्शियम की कमी से। अब आपके पास त्वचा की समस्या आएगा तो विटामिन सी खा लीजिएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4 मैच कर गया, जो है यही उत्तर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है? पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए क्वथन, बी आसवन, सी साबुन से झाग बनाना और इसमें से कोई नहीं। कैसे प्रयोग पता करेंगे कि पानी कठोरता है इसमें? ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। साबुन के झाग से पता कर लेते हैं कि पानी कैसा है, पानी की कठोरता जो है कितनी है। इसके जांच के लिए हम लोग साबुन से झाग उठाकर देख लेते हैं। कैसे करेंगे? तो साबुन लेकर के लगाना शुरू करेंगे। झाग नहीं बन रहा है, पानी कठोर है। झाग नहीं बन रहा है, पानी कठोर है। समझ गया? पानी की कठोरता साबुन के झाग से कठोर होगा, पानी झाग नहीं बनेगा। बस इतना ही जान लीजिए। थोड़ी व्याख्या सुन लेते हैं। साबुन के झाग का उपयोग जल की कठोरता का पता लगाने के लिए किया जाता है। कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं। कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं। कठोर जल में खनिजों की मात्रा अधिक होती है और खनिजों में से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता होती है। कठोर जल में खनिज अधिक मात्रा में होता है और अधिक मात्रा में से कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता प्रचुर होती है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कहता है? संसदीय स्वरूप की सरकार में, जिस देश में भी संसदीय स्वरूप का सरकार होता है उसमें क्या होता है? विकल्प ए विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होता है? तो जब कभी भी संसदीय शासन प्रणाली की सरकार होगी, जब कभी भी संसदीय शासन प्रणाली की सरकार होगी तो कार्यपालिका जो है, जो सत्ता पक्ष होता है उसको कार्यपालिका कहते हैं। जैसे वर्तमान में बीजेपी केंद्र में कार्यपालिका की भूमिका में है। अब विधायिका मतलब हुआ कानून बनाने वाला, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कार्यपालिका, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को विधायिका नहीं कहेंगे। समस्त पूरे जो संसद में जितने लोग जीत करके गए हैं सभी को सम्मिलित रूप से विधायिका कहते हैं। यानी सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों मिला करके, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिला करके जो भी हुआ उसको विधायिका बोलते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका कहेंगे। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा, गति कर रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा गति पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तु के वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो गतिशील वस्तु के वेग पर और गतिशील वस्तु के द्रव्यमान दोनों पर।
गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तु के वेग और गतिशील वस्तु के द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था? वित्तीय सुधारों पर पहले ही कहा दिया गया कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? वित्तीय सुधार से। यहाँ पर एक प्रश्न जो पूछा जाएगा वो प्रश्न में ही मैंने सेट कर दिया है, ठीक ना। यह प्रश्न काफ़ी बार पहले भी पूछा जा चुका है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? उत्तर होता था वित्तीय सुधार से। तो मैंने प्रश्न में ले करके इस बात को शामिल कर लिया है कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो विकल्प ए है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय पदानुक्रम की अवस्था। तो यही उत्तर सही है, विकल्प ए ही सही है। ज़्यादा ऑप्शन पढ़ के क्या करिएगा। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय पदानुक्रम की स्थापना करने का सुझाव नरसिम्हन समिति ने वर्ष 1991 में सौंपा था। उन्होंने क्या कहा था उस बात को भी जान लेते हैं। नरसिम्हन समिति का कहना था कि इस समिति का कहना था कि शीर्ष पर 3 से 4 बैंकों के साथ और सबसे नीचे कृषि गतिविधियों में लगे ग्रामीण बैंकों के साथ बैंकिंग संरचना में 4 स्तरीय पदानुक्रम की स्थापना होनी चाहिए। ये किसने कहा? नरसिम्हन समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा 4 स्तरीय पदानुक्रम की स्थापना का जो सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना में, वो किसने दिया था? नरसिम्हन समिति ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 हमारा क्या कहता है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह जो कहा गया है कथन किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प ए है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प सी स्वामी विवेकानंद, विकल्प डी राजा राम मोहन राय। ये कथन कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या कहा गया है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब किया? 1875 में। कहाँ किया? मुंबई में। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पर। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघल कर जो पानी नीचे आएगा तो इससे जो कोई नदी बनेगा वो कौन सी नदी है, ये पूछने का मतलब है। ब्यास, सतलज, साइलोक और नुब्रा या नुब्रा। तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है, नुब्रा या नुब्रा। क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बना ये नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत बन गया। नुब्रा नदी साइलोक की सहायक नदी है। नुब्रा नदी क्या है? इस साइलोक की क्या है? सहायक नदी है और यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलता है नुब्रा? सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ये आपको जवाब देना है कि क्या कह रहे थे? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्ट उत्तर पर आ जाते हैं। विकल्प डी है पृथ्वी के उत्तरी मैग्नेटिक और दक्षिणी मैग्नेटिक से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब हुआ कि पृथ्वी के उत्तरी मैग्नेटिक और दक्षिणी मैग्नेटिक से गुजरने वाली रेखा को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 हमारा क्या कहता है? बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन क्या है? तो जैव आवर्धन क्या है इसको समझ लेते हैं। जैव आवर्धन जो है क्या है? आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जैव आवर्धन जो है, बायो मैग्निफिकेशन जो है, यह समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को जैव आवर्धन कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसको और ठीक से समझ लेते हैं। जैव आवर्धन को जैव प्रवर्धन भी कहते हैं। जैव आवर्धन को अंग्रेजी में बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों
में वृद्धि, दूषित पदार्थ अथवा जहरीले रसायन में जब वृद्धि होता है तो इसी को जैव आवर्धन, आवर्धन मतलब ही होता है बड़ा होना, ठीक ना, मैग्नीफाइंग, बड़ा करना। तो यहाँ पर बड़ा क्या, ज़्यादा क्या, बढ़ क्या रहा है, तो विषाक्त पदार्थ में वृद्धि हो रही है। समय के साथ उत्तकों में एक विषाक्त पदार्थ जब बढ़ते चला जाता है तो इसी घटना को क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे, जैव आवर्धन कहेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 हमारा क्या कहता है, डायरेक्ट उत्तर आ गया तो यहीं से पढ़ देता हूँ मैं। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है, तो भारत की जो वर्तमान मुद्रा प्रणाली है वह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है। एक्चुअली बैंकिंग सिद्धांतों के अनुसार नोट जारी करने के 4 विधियां हैं, ठीक है। मुद्रा प्रणाली जिसको बोलते हैं, इसी में कह रहा हूं मैं कि नोट जारी करने की 4 विधियां हैं, 4 प्रणाली कह सकते हैं इसको। पहला क्या है, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, मैक्सिमम प्रत्ययी प्रणाली। दूसरा क्या है, निश्चित प्रत्यय प्रणाली, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, निश्चित प्रत्यय प्रणाली। और तीसरा है अनुपातिक आरक्षित, आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व, यही जो है आरक्षित प्रणाली। तीसरा क्या है, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली। और चौथा क्या है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चौथा क्या है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो वर्तमान समय में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर जो है कि काम हो रहा है। ये पहले ही था अनुपातिक रिजर्व प्रणाली, और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, ठीक है। रिजर्व का मतलब आरक्षित, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहिए या न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है, निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है। विकल्प नहीं है, कथन है। मादक पेय का आश्वन और उन्हें बनाना, विकल्प नहीं, फिर से कथन 2 है। रेल परिवहन, तीसरा है आपका औषधि एवं औषधीय, चौथा है परमाणु ऊर्जा, और 5वां है इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरण। इस टाइप का सामान यदि आप बनाते हैं, लेते हैं, तो इस सब में क्या है कि किस किस में आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मादक पदार्थों का जो है आसवन कीजिए, उसको बनाइए, आपको लाइसेंस इसके लिए लेना पड़ेगा। रेल परिवहन में लाइसेंस की कोनो ज़रूरत नहीं है। यदि आप औषधि का दुकान खोलते हैं, दवाई का दुकान खोलते हैं, तो वहाँ पर इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। परमाणु ऊर्जा यदि आप प्राप्त करते हैं तो इससे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या रक्षा उपकरण, जैसे राइफल आप ले लीजिएगा तो बिना लाइसेंस के ले लीजिएगा, लाइसेंस रहेगा तभी आप राइफल ले पाइएगा, रक्षा उपकरण है भाई। तो इस प्रकार से हम यह देख पा रहे हैं कि 1, 2 और 3, 1, 3, 5 जो है विकल्प ए में है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1, 3, 5 जो है कि लाइसेंस अनिवार्य किसके लिए है, तो मादक पदार्थ बनाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, औषधीय का दुकान खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, और रक्षा उपकरण राइफल बंदूक रखने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और अंतिम प्रश्न पर। 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू करना भारत सरकार पर किसके दबाव का परिणाम था कि फैक्ट्री कानून लाना पड़ा। किसके दबाव का परिणाम था, तो ये था भारतीय मजदूर संघ के दबाव का परिणाम था कि 19वीं शताब्दी में फैक्ट्री कानून भारत सरकार पर जो है कि दबाव पड़ा और उसको लाना पड़ा, पारित करना पड़ा। तो 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू करना भारत सरकार पर किसका दबाव का परिणाम था, तो भारतीय मजदूर संघ के दबाव का परिणाम था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 35 नंबर मॉक टेस्ट। बने रहिए नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।